अगली सुबह शीश महल में सभी नूर को खोजने में लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था नूर रातों रात अकेली कहाँ जा सकती हैं। वही नूर को ना देख विलन की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसे आज तक किसी ने इस हालत में नहीं देखा था। सुबह से दोपहर हो गए लेकिन नूर का कोई अता पता नहीं चला। विलन ने ना जाने कितने कॉल्स लगाए, कितने मैसेज किए, अपने लोगों को भी भेजा, लेकिन पूरे सूरत में उसे कहीं किसी का पता नहीं चला। शाम हो चुकी थी। थक हार कर विलन वापस कमरे में आया। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो काफ़ी मायूस था। रात भर सोया भी नहीं था वो। नींद आती कैसे, इस बात का डर था कि कहीं नूर उसे छोड़कर न चली जाए। सुबह में मुश्किल से आधा घंटा तो उसे सुकून की नींद आई थी और इसी बीच उसके डर को सच साबित कर नूर उसे छोड़कर चली गई। कहाँ गई ये पता नहीं था। विलेन आकर सोफे पर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर पूरी तरह से लीन हो गया। उसके सर में काफ़ी तेज दर्द था। नूर जब तक मिल नहीं जाती उसे सुकून तो मिलने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत थी। उसने अपनी आंखें बंद की थी कि कानों में घर घर की आवाज़ आई। उसने आंखें खोलकर कमरे में नज़र घुमाई तो देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला था। टेबल के पास रखा पेपर हवा के कारण ऐसे आवाज़ कर रहा था। विलेन ने इस पेपर को ध्यान नहीं दिया था। वो तेज़ी से पेपर के पास गया। जैसा उसे लग रहा था ये नूर का ही लिखा नोट था। उसमें लिखा था, तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन बिलीव मी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास होने से घुटन होती है, पहले भी होती थी, लेकिन सब ठीक होने लगा था और अंत में तुमने सब खराब कर दिया। सोचा था तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हीरो बनाऊंगी। छोटी सी उम्मीद थी कि हमारे रिश्ते का कुछ तो सही होगा, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। आखिर में तुमने अपने नाम को सच साबित कर दिया। विलन ही हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से, रुका नहीं जाता। बहुत तकलीफ़ हुई है, इससे ज़्यादा झेल नहीं पाऊँगी। जो भी अच्छी बुरी यादें दी हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अंत में लिखा था, आई होप वी विल नेवर मीट अगैन, और नूर का नाम लिखा था। विलन की आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उस नोट पर गिरा। वहीं सूरत का एक लॉज जिसकी बाहरी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी, उसी लॉज के कमरे में निष्कर्ष सोफे पर फैलकर बैठा था। उसकी आंखें नशे से लाल थीं। सामने की टेबल्स पर शराब की बोतलें भरी थीं। कुछ खाली इधर उधर गिरी थी, कुछ टेबल्स पर भरी हुई थी। वो नशे की लत में धुत था। विलन को छोड़ने के बाद वो इसी लॉज में रुका हुआ था और दिन रात नशे में धुत रहता था। हाथों में अभी शराब के गिलास थे। वो उस गिलास को एक घूंट में ख़त्म कर सोफे पर लीन हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और आंखें बंद होती ही उसे वो पल याद आया जब नूर ने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था और उसके बाद विलन का नूर को किस करना। निष्कर्ष गुस्से से कांपने लगा था कि तभी कानों में फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। उसने तो पहले इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार आवाज़ आने लगी तो उसने गुस्से से फ़ोन उठाया और कान से लगाते हुए गुस्से से बोला, कौन है और क्यों बार बार कॉल कर रहा है। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नूर की आवाज़ आई, पति बाबू आप कहाँ हैं और खुराना बिला लॉक क्यों है। नूर की आवाज़ सुनते ही निष्कर्ष होश में आया। वो आंखें बड़ी कर अपनी फ़ोन को देखने लगा। उसे सच में नूर का ही कॉल आया था। उसने वापस फ़ोन को कान से लगाया और हकलाते हुए बोला, नूर तुम। दूसरी ओर से नूर की आवाज़ आई, पति बाबू मुझे आपके पास आना है, प्लीज़ अपनी लोकेशन भेजिए। निष्कर्ष अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम जहाँ हो वहीं रुको, आ रहा हूँ मैं। निष्कर्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत अपना हुलिया सुधार कर कमरे से बाहर निकला। वहीं शीश महल में विलन के हाथ में अभी वो नोट था और उसकी आंखों से बहते आंसू उस नोट पर गिर रहे थे। उसके दिल में इस वक्त क्या तकलीफ़ हो रही थी सिर्फ वही जानता था। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी उसके कान में अपनी फ़ोन की रिंगटोन गई। उसने बिना देखे फ़ोन पिक किया और कान से लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, कैसे हो विलन। ये आवाज़ सुन विलन की भौहें तन गईं। उसने उस नोट को वहीं रखकर अपने फ़ोन के उस नंबर को चेक करने लगा। ये अननोन नंबर था, लेकिन आवाज़ जानी पहचानी थी। विलन फ़ोन को दोबारा कान से लगाते हुए बोला, कौन हो तुम। दूसरी ओर से हंसने की आवाज़ आई
और वो आदमी दोबारा बोला, इतनी जल्दी भूल गए, आवाज़ तक नहीं पहचानी। खैर छोड़ो, मुझे पहचान कर करोगे क्या? अपनी कोहिनूर को तो पहचानते हो ना? समझ नहीं आ रहा तुमने उसे इस सुनसान रास्ते पर अकेला क्यों छोड़ा? नूर का जिक्र सुनते ही विलेन की धड़कनें बढ़ गईं। वो घबराते हुए बोला, कौन बोल रहे हो तुम, और कहाँ है मेरी कोहिनूर? वो आदमी विलेन की बातों को इग्नोर करते हुए बेशर्मी से बोला, ऐसे ही नहीं फिदा हो तुम उस लड़की पर? क्या बवाल लग रही है इस नीले साड़ी में? विलेन ने गुस्से से मुठ्ठियाँ कस लीं और दांत पीसते हुए बोला, कहाँ है कोहिनूर? वो आदमी एक बार फिर हंसते हुए बोला, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने। मेरी गन पॉइंट पर बचा सकते हो तो बचा लो विलेन। अपनी कोहिनूर को सिर्फ चांद निकलने तक का वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि वो चांद मेरी आंखों के सामने आया और ये चांद तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। वो आदमी जोरों से हंस दिया और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वहीं एक सुनसान सड़क पर नूर अकेली बैठी थी। उसे आसपास का माहौल देखा काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। उसने निष्कर्ष को यही लोकेशन भेजी थी और कुछ ही देर में निष्कर्ष वहाँ आने वाला था। नूर वहाँ अकेली बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। सुबह जब वो शीश महल से भागी थी, उसके पास वो सीधे खुराना बिला गई थी, लेकिन वो सब बंद देख उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। दोपहर तक उसने वही इंतज़ार किया, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार उसने निष्कर्ष को फ़ोन किया और यहाँ सड़क पर बैठी वो निष्कर्ष के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में निष्कर्ष की गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी। नूर अपनी जगह से खड़ी हुई और चमकती आंखों से ड्राइविंग सीट पर देखने लगी जहाँ निष्कर्ष बैठा था। निष्कर्ष गाड़ी से बाहर आया और बिना किसी भाव के नूर को ऊपर से नीचे देखने लगा, मगर नूर उसकी नज़रों से बेखबर तेज़ी से भागते हुए निष्कर्ष के पास गई और तुरंत उसके सीने से लग गई। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो निष्कर्ष से दूर हुई और उसके चेहरे को देखते हुए सिसकियाँ ले बोली, आपको पता है पति बाबू, मैंने आपको कितना मिस किया। कितने महीनों बाद सुकून से आपको गले लगाया है। आपके पास हूँ और आपको देख भी सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। अब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई पति बाबू, और फाइनली अब हम। नूर की बातें अधूरी ही रह गईं। अचानक उस सुनसान इलाके में एक जोरदार तमाचे की आवाज़ गूंजी। सूरत के उस सुनसान सड़क पर नूर ने जैसे ही निष्कर्ष को अपने सामने देखा, वो भागते हुए जाकर उसके सीने से लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शायद खुशी के आंसू थे। नूर उसके चेहरे को देखते हुए अपने दिल का हाल बताने लगी कि उसने उसे कितना मिस किया, लेकिन वो अपनी पूरी बात करती उससे पहले ही उस इलाके में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। ये थप्पड़ निष्कर्ष ने नूर को मारा था। नूर चेहरा दूसरी ओर झुकाए अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसके बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। उन आंखों में जहां अब तक खुशी के आंसू थे, अचानक दर्द और तकलीफ़ उधर आई, मगर आंखों से अब एक बूंद आंसू नहीं गिरा। नूर ने नज़रें उठाकर निष्कर्ष को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। उसने नूर को कंधे से पकड़ दूर धकेला और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नूर हैरानी से बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पति बाबू? उसकी बात पूरी होते निष्कर्ष दोबारा गुस्से से चिल्लाया, मुझे पति बाबू कहकर मत बुलाओ। एक गैंगस्टर की रखेल के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नूर ने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसी। इतनी तकलीफ़ उसे किसी और बात के कहने पर नहीं होती, मगर निष्कर्ष के होठों से ये सुन उसका दिल काँप उठा, मगर आंखों के आंसू उसे अभी रोके रखे थे। निष्कर्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, नूर तुम ऐसा कैसे करोगी? मैंने कभी सोचा नहीं था। शादीशुदा होते हुए तुम किसी गैर मर्द के इतने करीब कैसे जा सकती हो? नूर को निष्कर्ष की बातें चोट पहुंचा रही थी, मगर वो निष्कर्ष को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। वो निष्कर्ष के करीब उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, पति बाबू विश्वास कीजिए, सिर्फ आपको बचाने के लिए किया। जो भी किया जानती हूँ गंगा सी पवित्र नहीं रही मैं, मगर मेरा मकसद आप थे। मेरे सारे इंटेंशन सिर्फ आपको बचाने के थे पति बाबू। प्लीज़ मुझ पर ऐसा लांछन तो मत लगाइए। मैं आपसे ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। निष्कर्ष ने नूर को दोबारा दूर धकेला और गुस्से से तेज आवाज़ बोला, मैंने भी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था नूर, और मकसद को पूरा करने
और भी कई तरीके और रास्ते हैं। तुम्हें उस विलन की रखेल बनना सही लगा? अरे मौत मंजूर थी मुझे, लेकिन अपने खानदान की इज्जत पर ये दाग नहीं। कलंक बन गई हो तुम मेरे लिए खानदान की इज्जत पर। नूर की आंखों में बंधे आंसू आखिरकार बह ही गए। वो धीमी आवाज़ में बोली, पति बाबू प्लीज़ ऐसा मत कहिए। उसकी आवाज़ में उसकी तकलीफ़ साफ नज़र आ रही थी। आज जाकर उसे लगा था कि उसने जितना कुछ भी किया सब बेकार हो गया। निष्कर्ष के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना, अपनी इज्जत खोना, अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ होते देखना, और आखिर में उसे मिला क्या? उसे तो सरेआम गलत करार दिया गया। निष्कर्ष का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने नूर की बाहों को कसकर पकड़ उसे झकझोरते हुए बोला, अरे तुमसे प्यार मुझे कभी नहीं था। अनाथ थी, इस वजह से सोचा कि तुम्हें अपना नाम दे दूँ। अच्छी लड़की लगी मुझे, इसलिए अपने खानदान में जोड़ा। लगा घर पर रहोगी तो मुझे फिर किसी की चिंता नहीं होगी, लेकिन तुमने क्या किया? इस चक्कर में अपनी तक को खतरे में डाल दिया। तुमसे शादी करने का ये फैसला मेरे लिए श्राप बन गया नूर। निष्कर्ष ने नूर को दोबारा गुस्से से धकेल दिया। नूर लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसुओं की धार तेज हो गई। मालूम था नूर को भी कि निष्कर्ष नूर से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ये उसने नहीं सोचा था कि निष्कर्ष उसे सिर्फ अनाथ समझकर अपना नाम दे रहा है। उसे लगा वो दोनों दोस्त हैं, इस वजह से निष्कर्ष ने नूर से रिश्ता जोड़ा। लेकिन आज नूर का दिल कई टुकड़ों में बिखर चुका था। निष्कर्ष ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर रखा था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर शांत हुआ नहीं। वो नूर के दोबारा करीब हुआ और उसे बालों से पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और बोला, क्यों आई हो यहाँ वापस? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? पागल समझती हो क्या मुझे? किसी और गैर मर्द के बिस्तर को गर्म करके तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपनाऊंगा? डाइवर्स तो हो चुका है नूर, लेकिन आज मैं पूरे हक से तुमसे सारे हक वापस लेता हूँ। आज से निष्कर्ष खुराना की बीवी नूर खुराना नहीं हो तुम, बल्कि गैंगस्टर विलन की रखेल हो। यही पहचान है अब तुम्हारी। और देखना अब इंस्पेक्टर निष्कर्ष खुराना तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। ये बोल निष्कर्ष ने उसे दोबारा दूर धकेला तो इस बार नूर खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं ज़मीन पर गिरी। नूर को चोट लगी तो वो दर्द से आह निकल गई, मगर उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो सीने में हुई थी कि वो निष्कर्ष को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो दोनों रोड पर इस तरीके से बहस कर रहे थे, इस बात से अनजान कि दूर के पेड़ पीछे छिपा एक आदमी जिसने पूरे ब्लैक कपड़ा पहन रखे थे, उसने नूर को अपनी गन पॉइंट पर ले रखा था। उसने एक नज़र अपनी घड़ी की ओर देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, योर टाइम इज़ अवर नाउ विलन। और इसी के साथ उसने एक के बाद एक 2 गोलियां नूर की ओर फायर की। अगले पल उस इलाके में दर्द भरी चीख गूंजी, मगर चीख की आवाज़ नूर की नहीं बल्कि विलन की थी। नूर रोड पर गिरी थी, उसका शरीर बर्फ की तरह जम गया था। उसे चारों ओर से विलन ने अपने बाहों में कस रखा था। कोई नूर तुम ठीक हो? विलन ने धीमी आवाज़ में आई। नूर को विलन का शरीर अपने ऊपर भारी होता महसूस हो रहा था। वही निष्कर्ष हैरानी से उस दिशा में देखने लगा जहाँ से गोली फायर हुई थी। उसने तुरंत अपने पॉकेट से गन निकाली और उस आदमी के पीछे भागा। नूर जैसे पीछे मुड़ी, विलन को संभालने में उसका हाथ विलन के पीठ पर चले गए। उसे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ आगे किया तो उसका पूरा हाथ खून से लाल हो गया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और आंखों से कब आंसुओं की धार बहने लगी उसे कुछ पता नहीं चला। उसने विलन को कंधे से संभाला और उसके चेहरे पर अपना खून से सना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने विलन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों आए हो तुम मेरे सामने? विलन की आंखों में तकलीफ़ साफ नज़र आ रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो नूर की कमर पर अपने हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखूंगा तो मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारेगा नहीं क्या कोहिनूर? नूर अब रो पड़ी, जैसे विलन का दर्द उसे अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। और होता भी क्यों ना, एक निष्कर्ष था जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन आज उसने उसे ठुकरा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत खोई थी। और एक विलेन था जो भले ही उसके मकसद में उसका दुश्मन रहा था,
लेकिन आज उसने नूर की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। नूर विलन के सीने से लगे रोते हुए बोली, तुम सच में पागल हो दुर्लभ। विलन दर्द में भी मुस्कुरा दिया और नूर की पीठ पर हाथ कसते हुए बोला, आज तो हीरो वाला काम किया है कोहिनूर, अब तो मुझे अपना हीरो कहकर बुला दो। तड़प गया हूँ मैं, जानती हो दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों छोड़कर आई मुझे। नूर ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और विलन को अपने सहारे से उठाते हुए तुरंत निष्कर्ष की कार की ओर बढ़ी। विलन को एक गोली उसके सीने में लगी थी और दूसरी गोली उसके कंधे के गर्दन के पास लगी थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी, वरना 2 गोलियां विलन को इतना भी कमज़ोर नहीं कर सकती थी। विलन की आंखें बंद होने लगी थी, मगर हाथ नूर के हाथों से उलझे थे और वो नूर को देखते हुए बोला, कोहिनूर, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, शायद बेहोश भी हो जाओ, लेकिन प्रॉमिस की कि कोहिनूर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जब तक मुझे मौत नहीं आती तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, प्रॉमिस मी कोहिनूर। नूर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम चुप रहोगे, ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। विलन दोबारा दर्द से कराहते हुए बोला, प्लीज़ प्रॉमिस करो कोहिनूर, वरना मैं कहीं नहीं जाने वाला। विलन के रुकते कदम देख नूर का दिल धक से रह गया। उसने दोबारा विलन को पकड़ा, उसे कार की पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए बोली, ओके बाबा, प्रॉमिस करती हूँ कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारे होश में रहते हमें हॉस्पिटल पहुँचना होगा। तुम बेहोश हो गए तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊँगी, तो मैं कैसे संभालूँगी। नूर तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी और एक नज़र उसे देखा जिधर निष्कर्ष उस आदमी के पीछे भागा था, और उसने तुरंत गाड़ी मोड़कर हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। इधर निष्कर्ष उस आदमी को पकड़ने के लिए जंगल में काफ़ी दूर गया, लेकिन वो आदमी अंधेरे में जाने कहाँ गुम हो गया था। निष्कर्ष वापस उसी तरफ आया तो अपनी गाड़ी वहाँ पर देख समझ गया कि नूर विलन को लेकर गई होंगी। उसकी नज़र विलन की कार पर पड़ी। उसमें कीज पहले से थी, पर वो उसे यूज नहीं करने वाला था। उसने कॉल करके प्रवीण को बुलाया। लाइफ हॉस्पिटल। रात के करीब 12 बज चुके थे और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर नूर अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में जो तकलीफ़ और दर्द नज़र आ रहे थे वो बातों से बयां नहीं हो सकते थे। उसका वो मासूम सा दिल जो कब से विलन के नाम की रट लगाए बैठा था, सांसों का शोर जो बस विलन को एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा था। आज नूर को अपने शरीर में बिना दर्द तकलीफ़ के भी जैसे जान निकलती महसूस हो रही थी। आंखों में आंसू डबडबाए थे, मगर बहने की इजाज़त नहीं थी। नूर को किसी चीज़ का होश नहीं था। अपने दोनों हाथ जोड़े वो बस सूनी नज़रों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर देख रही थी। उसे तो इस बात का होश नहीं था किसी इस महल में कॉल करके किसी को इस बात की जानकारी दे। वो अकेले ही सारी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक किसी ने नूर की बाँह पकड़ उसे सामने की ओर खींचा। नूर का चेहरा देख पाती उससे पहले ही चिल्लाने की आवाज़ आई, तुम खुद को समझती क्या हो नूर? दिल नहीं है तुम्हारे पास, या कुछ फील नहीं होता तुम्हें? नूर ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो पूर्वी गुस्से से तमतमाते हुए उसे घूर रही थी। उसके पीछे ही नमृत, अबीर, पर्व, पुष्कर भी थे। विलन को वापस घर ना आता देख उन सबको टेंशन होने लगी थी। इस वजह से विलन की लोकेशन ट्रैक कर वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब वहाँ नूर को अकेला देख पूर्वी गुस्से से तमतमा गई थी। पूर्वी की बात सुन नूर धीमे से नज़रें झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। बोलते हुए नूर की आंखों से आंसू डबडबाई हुई थी, लेकिन अगले बोल वो हैरान रह गई। पूर्वी ने दोबारा उसकी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए गुस्से से बोली, क्या किसकी वजह से हुआ है ये नहीं जानना मुझे, लेकिन क्या हुआ था इसकी जानकारी तो दे सकती है ना? तुम कैसे सब कुछ अकेले संभालने का सोच रही थी? खुद की हालत देखी है तुमने? नूर, जिसने अब तक खुद को संभाल रखा था, वो पूर्वी की बाहों में आते ही टूट गई। नूर पूर्वी के सीने से लगे किसी बच्चे की तरह रोने लगी थी और रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है पूर्वी, सारी गलती मेरी है। सिर्फ मेरी वजह से हीरो की जान खतरे में है। मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। गलती कर दी मैंने। ना मैं उसे छोड़कर जानती और ना ही मेरे पीछे आता और ना ही आज उसकी ये हालत होती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्वी ने किसी तरह नूर को संभाला। 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद
ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर हाथों से ग्लव्स निकालते हुए बाहर आए। उन्होंने सामने ही सभी को देखते हुए कहा, शरीर से गोली निकल गई है मगर खतरा अभी टला नहीं है। सब ठीक होगा अगर मिस्टर खुराना को सुबह होने तक होश आ जाए, वरना उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। गोली काफ़ी नाजुक जगह पर लगी है और जख्म भी गहरा है, इसलिए खतरा भी ज़्यादा है। आप लोग प्रे करिए उनकी जान बचाई जा सके, बोल डॉक्टर वहाँ से निकल गए। विलन की हालत सुन अब सभी परेशानी में थे। नूर की हालत बढ़ते पल के साथ बिगड़ रही थी। विलन को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ उसे ऑब्जर्वेशन में रखा था। सब विलन को देखने के बाद वहीं कॉरिडोर में बैठे थे, लेकिन नूर वो अकेली उसी वार्ड के दरवाजे पर खड़ी शीशे से अंदर की ओर देख रही थी, जहाँ विलन अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रहा था। आज नूर को एहसास हो रहा था कि जब वो इस हालत में थी तो विलन की क्या हालत रही होंगी। सुबह के करीब 4:30 बजे अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे बैठे ही उन सभी को नींद आ गई थी। नूर ने भी दरवाजे से टिके अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विलन का वार्ड। विलन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने जिस्म में एक तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी, लेकिन होठों से एक ही नाम निकला, कोहिनूर। विलन ने आंखें खोलते ही आसपास देखा और जब उसे अपनी कोहिनूर नज़र नहीं आई तो सांसों का शोर तेज हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, जहां उसे बेहद तेज दर्द हो रहा था। खुद को संभाल विलन ने अपने हाथ से साड़ी ड्रिप निकाली और तुरंत बेड से खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, कोहिनूर, कोहिनूर, कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कोहिनूर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोहिनूर, वापस आ जाओ। विलन पूरे कमरे में नज़र फेरते हुए कभी उधर जाता तो कभी उधर। वो पूरे कमरे में नूर को ढूंढ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। 2 दिन हो गए थे उसने अब तक नूर को सुकून से अपने गले नहीं लगाया था। विलन अब दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका सर भी भारी हो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर फिर भी एक ही नाम की रट लगाए था, कोहिनूर। सामने दरवाजे पर पड़ी नूर ने भी तुरंत आगे बढ़कर विलन को संभाला और उसे बेड की ओर ले जाकर बिठाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम हीरो? यहीं पर हूँ मैं, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? नूर ने विलन को बेड पर लिटा दिया था। उसके चेहरे पर फिक्र और तकलीफ साफ नजर आ रही थी, मगर विलन को तो सिर्फ अपनी कोहिनूर से मतलब था। उसने नूर की हथेली को अपने हाथों के बीच थामा और अधखुली आंखों से नूर के चेहरे को देखते हुए बोला, कोहिनूर, डोंट लीव मी प्लीज़, डोंट लीव, मुझे छोड़ मत। विलन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। कुछ पल में उसकी पलकें एक बार फिर बंद हो गई। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना हाथ विलन के हाथ से छुड़ाना चाहा, मगर विलन की पकड़ काफ़ी तेज थी। नूर ने अब तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने आकर दोबारा से विलन के हाथ में वो साड़ी ड्रिप लगाई और उसका चेकअप कर वहाँ से चले गए। उन्होंने बता दिया था कि विलन की हालत ठीक है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिटी हॉस्पिटल आज सारांश और विधाता को एक साथ डिस्चार्ज मिलने वाला था। सारांश की तबीयत ठीक हो चुकी थी और विधाता भी अब रिकवर करने लगे थे। वो पहले ही कोमा से बाहर आ गए थे और अब उनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छे से हो रहे थे। उन्हें बस अच्छे से आराम की ज़रूरत थी। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद सारांश और विधाता एक ही कार में शीश महल की ओर निकले। कार में सारांश काफ़ी शांत बैठा था और विधाता इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। वो एक नज़र खिड़की से बाहर देख बोले, विलन हॉस्पिटल में है। सारांश ने तुरंत विधाता की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके चेहरे पर हैरानी देख विधाता दोबारा बोले, गोली लगी थी और कंडीशन काफ़ी सीरियस। विधाता बोलते हुए अचानक से रुक गए। सारांश ने दोबारा अपना चेहरा घुमा लिया था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नज़र नहीं आ रहा था। विधाता उसके इस रिएक्शन का मतलब समझ रहे थे। वो सारांश का हाथ अपने हाथ में ले बोले, सारांश बच्चे, बिना बात जाने उस बात को अपने दिल पर इतना गहरा असर होने देना, ये जानते हुए कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम अपनी जिद में अपने साथ गलत कर रहे हो। सारांश ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोला, गलत तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। मेरे वजूद को मुझसे छिपाकर पहले मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और वजूद को भी मुझसे जुदा कर दिया।
इसके बावजूद आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कंसर्न दिखाऊं, आप लोगों के लिए फिक्र जताऊं, ऐसे रिएक्शन दूं। सारांश विधाता की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसे गोली लगी है, किसकी जान जा रही है। आप लोगों की तरह ही अब मैं भी सिर्फ खुद से मतलब रखूँगा, बोल सारांश ने वापस नजरें खिड़की की ओर घुमा ली। विधाता तो बस उसकी ओर देखते ही रह गए। कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा।